कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार सी बायोलॉजी की क्लास पे। हमें तो बायोलॉजी से इश्क है क्योंकि हमने तो अमन सर से पढ़ाया है। चलो बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ प्यारे बच्चों, है ना। गुड दोपहरिया अमन भैया, गुड दोपहरिया भैया। चलो ठीक है, फाइनली हम लोग मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों और इसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वंशागति एवं विविधता से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों हमने डिटेल से बताया, डिटेल से समझाया, एक एक टॉपिक को प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से हमने समझाया प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे प्यारे बच्चों क्या देखेंगे। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण की, ठीक है, लिंग निर्धारण की अगुणित ठीक है, लिंग निर्धारण की अगुणित और द्विगुणित क्रियाविधि। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल वो कौन सा है? वो है मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी है, हनी बी। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मधुमक्खी के सदस्य। ठीक है सर, साउंड प्रॉब्लम है क्या भाई? बता दीजिए आप सभी लोग। मधुमक्खी के सदस्य देख लेते हैं। ठीक है, कि मधुमक्खी के सदस्य कौन कौन से होते हैं, उस छत्ते के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं और वो कैसे होते हैं, इन चीज को हम लोग प्यारे बच्चों देख रहे हैं। ठीक है, चलिए साउंड का प्रॉब्लम है क्या प्यारे बच्चों? यहाँ तो साउंड का कुछ चीज दिख नहीं रहा है, अगर आप लोग को है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्यारे बच्चों हम लोग सदस्य देखेंगे जो है रानी मक्खी। क्या देखेंगे? रानी मक्खी को। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वीन बी। ठीक है, रानी मक्खी। ठीक है, रानी मक्खी क्या होती है? व्हाट इज क्वीन बी? ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि रानी मक्खी द्विगुणित होती है कि अगुणित होती है। सबसे पहले ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। नो कमेंट कर रहे हैं मतलब आवाज क्लियर है। ठीक है, चलो रानी मक्खी हमने बताया आपको कैसी होती है, वो होती है द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, यानी कि वो 2n होती है। उसके अंदर क्रोमोसोम कितना होता है? 2n होता है। यानी कि रानी मक्खी होती है कैसी? वो होती है द्विगुणित। कभी भूलना मत बच्चों। ठीक है, रानी मक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, रानी मक्खी निषेचित अंडे से विकसित होती है। ठीक है, निषेचित अंडे से, ठीक है, विकसित होती है। निषेचित अंडे मतलब जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है, उससे जो एग बना है उसी के अंडे से क्या है, ये जो रानी मक्खी है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसका विकास होता है। तो निषेचित अंडे से रानी मक्खी का विकास होता है। ठीक है भाई, चलिए है ना। चलो भाई सर, कल का क्लास पूरा हुआ था? नहीं, कल का क्लास पूरा नहीं हुआ था, है ना, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज क्या हुआ था, क्लास एंड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए रानी मक्खी क्या करती है? रानी मक्खी संतान उत्पन्न करती है। सबसे बड़ी बात होती है रानी मक्खी संतान उत्पन्न करती है। ठीक है, रानी मक्खी क्या करती है? संतान उत्पन्न करती है। ठीक है, रानी मक्खी संतान उत्पन्न करती है। चलिए तो क्या करेगी रानी मक्खी? बच्चे पैदा करेगी, संतान उत्पन्न करेगी। ठीक है, कौन? रानी मक्खी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीन बी। ठीक है भाई, इतना भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इतना आप सभी लोग सबसे पहले क्या करिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वीन बी, रानी मक्खी। रानी मक्खी के बाद नोट कर सकते हैं, अरे बिल्कुल नोट कर सकते हो भाई, है ना, बिल्कुल आप सभी लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो, है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पर, जिसको बोलते हैं वर्कर बी, है ना। क्या बोलते हैं दूसरे नंबर पे? जिसको बोलते हैं वर्कर बी, श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश से? जिसको इंग्लिश से बोलते हैं वर्कर बी। ठीक है, वर्कर बी क्या होता है? ठीक है, वर्कर बी क्या होता है? चलिए, है ना, हाँ ठीक है। सबसे पहली बात, वर्कर बी प्यारे बच्चों ये भी द्विगुणित होती है। ठीक है, यह द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड। ठीक है, तो वर्कर बी कैसी होती है? ये भी आपकी डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है। ठीक है, इसके अंदर गुणसूत्र क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो चलो भाई, वर्कर बी आपकी क्या रहेगी? मादा रहती है, मादा। ठीक है,
है ना। अरे भाई ले लेना आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं, पहले हमें चाहिए ना कुछ खाने पीने को, है ना। चलो भाई पहले हमें खा लेने दो, पी लेने दो, फिर उसके बाद ठीक है। वर्कर बी का निर्माण कैसे होता है, अगर हम लोग देखें कि वर्कर बी आखिरकार कैसे बनती है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो वर्कर बी का निर्माण भी निषेचित अंडों से होता है, ठीक है। श्रमिक मक्खी का निर्माण, श्रमिक मक्खी का निर्माण, श्रमिक मक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है। श्रमिक मक्खी का निर्माण कैसा होता है, अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है। अनिषेचित अंडे से होता है, लेकिन खास बात क्या है, लेकिन इनका जो जनन अंग होता है, ठीक है, लेकिन इनका जनन अंग अल्प विकसित होता है ना। अल्प विकसित का मतलब, अल्प विकसित मतलब होता है कम विकसित, है ना, अल्प विकसित होता है। तो इनका जनन अंग क्या होता है, तो इनका जनन अंग प्यारे बच्चों अल्प विकसित होगा, कम विकसित होगा, ठीक है। चलो, तो इनकी खास बात है श्रमिक वर्कर बी की कि यह केवल कार्य करती हैं, या केवल कार्य करती हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ठीक है। संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वर्कर बी क्या करती है प्यारे बच्चों, वर्कर बी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है, ठीक है, संतान को नहीं बना सकती है वर्कर बी, ठीक है। अरे यार रेड बुल नहीं है वो, तो ग्रीन, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक टी है, ठीक है। चलो, है ना। चलो भाई, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है ना। सही ग्रुप आए तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक है, और है ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चलिए भाई, तो दो चीजें आपकी कंफर्म हो गई हैं। फर्स्ट, पहली जिसको बोलते हैं रानी मक्खी, और दूसरी जिसको बोलते हैं श्रमिक मक्खी। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम, बताइए आगे बढ़े हम प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ से पढ़ाइए, पीडीएफ अच्छा अगली क्लास में ले आएंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में लेंगे। एक्चुअली कई बच्चे मैसेज करते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाइए, कई कहते हैं नहीं पढ़ाइए, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ चलो, जब आप लोग आओगे तब हम आप लोग को जरूर कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, ठीक है भाई, खुश। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों नर मक्खी के बारे में, ठीक है। नर मधुमक्खी, जो नर रहता है, जो मेल रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल बी, मेल बी, और इसको ड्रोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चों, मेल बी और ड्रोन, ठीक है, ड्रोन से भी जानते हैं, ठीक है। नर मक्खी को ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। सबसे खास बात होती है, सबसे खास बात होती है कि नर अगुणित होता है। नर अगुणित यानी कि कैसा होता है, ये आपका हैप्लॉइड होता है, सॉरी बच्चों, ठीक है। नर कैसा होता है बच्चों, तो नर होता है आपका अगुणित, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। नर कैसा होता है, तो नर होता है आपका अगुणित, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, यानी कि नर कैसा होता है, नर होता है अगुणित, ठीक है। चलो, श्रमिक मक्खी का निर्माण कैसे होता है अभी बताते हैं, ठीक है। सर पीडीएफ में बहुत गलत लिखा रहता है, अच्छा हाँ, अरे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना, टाइपिंग करने वाले लोग गलत कर देते कभी कभी, ठीक है, ठीक है। इसमें नर क्या होता है, नर, नर प्यारे बच्चों अनिषेचित अंडे से विकसित होता है, ठीक है। नर अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। सबसे खास बात है इसकी कि नर का विकास कैसे होता है, तो नर का विकास अनिषेचित अंडे से होगा। अनिषेचित अंडा मतलब समझ रहे हो ना, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के प्यारे बच्चों अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है ना। अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में, एंड चैप्टर 2 में भी शायद हमने आपको पढ़ाया था अनिषेक जनन के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। बताओ भाई, ये टॉपिक क्लियर हुआ, बताओ। और रहता है सर, नहीं नहीं बिल्कुल गलत, सारे प्राणियों में मेल हैप्लॉइड ही रहता है सर, नहीं सारे प्राणियों में नहीं रहता, मधुमक्खी बस में रहता है, इसलिए बता रहे हैं मधुमक्खी को, है ना, मधुमक्खी में रहता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। खास बात क्या है कि नर में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है। नर यानी कि ड्रोन में, ठीक है, नर में गुणसूत्रों की संख्या, नर में
गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। कितनी रहती है? तो जो नर होता है, जो मेल होता है, उसके अंदर गुणसूत्र प्यारे बच्चों आधे रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बताओ भाई, ये अगर क्लियर हो, पार्थिनोजेनेसिस का अर्थ है, मतलब दिमाग कहीं और गया। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है कि जब बिना निषेचन के, यानी कि अनिषेचित अंडे से जब किसी भी जीव का विकास होता है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। चलो इसको लिखो, फिर इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ठीक है, हाँ सर आप शर्ट में ज्यादा क्यूट लगते हो। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है सर, मधुमक्खी के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? इनका रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जनन है ना, अपूर्ण डीएनए के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? सिलेबस के अंदर है, पढ़ाया जाता है, तुमको सिखाया जाता है कि सीखो। ठीक है, सिखाने के लिए रखा गया है। ठीक है ठीक है, चलो चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया है, तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ठीक है, इसका चार्ट समझाया जाए, इसका चार्ट समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन आएगा कि देखो प्रश्न, हाँ तुम लोग को भी बताना पड़ता है। प्रश्न ये आएगा, लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि को समझाइए। तो उसमें लिखना है कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि प्रायः मधुमक्खियों के अंदर होती है। ठीक है, मधुमक्खियों के अंदर होती है। मधुमक्खी के सदस्य के बारे में बताना, और इन सभी टॉपिक्स को क्या करना, ऐसे ही आगे बताते रहना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो हेलो, है ना? चलिए बताइए सभी लोग भाई, सभी लोग क्लियर है? साउंड साउंड आ रहा है? क्लियर है सब? चलिए साउंड अब क्लियर हो गया होगा आप सभी लोग का। हाँ ऑन कर दीजिएगा। ठीक है चलिए डन। ठीक है, तो हमने देखा मादा डिप्लॉइड होती है। ठीक है, डिप्लॉइड है तो गुणसूत्र कितने होंगे? मादा के अंदर गुणसूत्र है 32। ये हैप्लॉइड है तो इसके आधे गुणसूत्र नर के अंदर होंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जो ये नर मक्खी है, नर मधुमक्खी है, उसके अंदर इसका सूंड तो खराब होता गया। ठीक है, ठीक है, जो मादा है उसके अंदर पूरे 32 गुणसूत्र हैं। ठीक है, और जो नर है वो अगुणित है, इसलिए उसके अंदर 16 गुणसूत्र हैं। ठीक है, क्या है? उसके अंदर 16 गुणसूत्र हैं। ठीक है, चलो भाई ऋतिक कुमार ये कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, नहीं तो माउट नहीं देखेंगे। ठीक है सर, फीमेल का कंपेयर में मेल क्रोमोसोम आधे क्यों है? अब आधे हैं इनके पास, तो क्यों है ये तो भाई मुझे नहीं पता है ना? अगर आप पूछें कि भैया आधे फीमेल के कंपैरिजन में मेल के आधे क्यों है, तो ये नहीं पता मुझे क्यों है भाई, है ना? अब ये जैसे नेचर ने बनाया, अब तुम्हारे पास तुमको आंखें दो क्यों दी गई हैं? एक आंख में भी तुम काम चला सकते थे, दो आंखें क्यों दी गई है? नहीं जवाब आएगा, सही ना? चलिए ठीक है, अगर हम तुमसे बोले कि तुम्हारे पास भगवान ने तुमको कान क्यों दे दिया है, ठीक है ना, तुम्हारा कान का निर्माण क्यों हुआ है, तो क्या जवाब दोगे? सुनने के लिए। हाँ, तुम्हें को सुनना ही नहीं है तब क्यों होगा? वैसे फालतू के क्वेश्चन है ना, फालतू के क्वेश्चन क्या करने हैं, हमें नहीं पुटअप करने हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक बनेगा, क्योंकि युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से ही होगा। मादा है तो अंडाणु बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? इसके गुणसूत्र प्यारे बच्चों आधे हो जाएंगे। 16 गुणसूत्र इसमें पहुंच गए और 16 गुणसूत्र का ये अंडाणु बन गया। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? ठीक है ना, इतना समझ में आया? बताओ, है ना? तो इससे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा करते हमेशा कि तुम सब हमेशा मस्ती के मूड में रहते हो। आधे क्यों है भाई? है तो है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, क्योंकि अगर इसके गुणसूत्र आधे हो गए तब तो और दिक्कत हो गई। तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, तो जो युग्मक बनेगा उसके अंदर 16 गुणसूत्र ही रहेंगे, जो शुक्राणु बनेगा उसके अंदर 16 गुणसूत्र ही रहेंगे। ठीक है, जब इससे ये अंडाणु और ये शुक्राणु आपस में मिलेगा, ठीक है, आपस में मिलेगा तो एक 32 गुणसूत्र वाली संरचना बनेगी, जिसको बोलते हैं मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा। ठीक है, मादा मक्खी बनेगी।
जब निषेचन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ सर साउंड प्रॉब्लम हो गया है, अच्छा अभी तो क्लियर हो गया है, अभी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होगी, ठीक है। तो ये F1 पीढ़ी में क्या होगा, F1 पीढ़ी के अंदर आपको मादा मक्खी देखने को मिलेगी जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा जब, ठीक है। जब निषेचन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा, ठीक है। फीमेल मधुमक्खी यहाँ पर आपकी बनेगी। बताओ ये टॉपिक क्लियर है ना, बोलो भाई बोलो, ये टॉपिक क्लियर, इतना समझ में आया कि जब ये अंडाणु ये शुक्राणु आपस में मिलेगा तो फीमेल मधुमक्खी का निर्माण होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अर्धसूत्री, बच्चा कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। इतना समझ लो कि अगर एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें गुणसूत्र के वीडियो गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। इसमें 32 गुणसूत्र थे, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 16 गुणसूत्र इधर आ गए, 16 गुणसूत्र इधर आ गए, है ना। गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे। अब ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु में प्यारे बच्चों, इस अंडाणु में तो निषेचन हुआ, इस अंडाणु में क्या हुआ, इस अंडाणु में तो निषेचन हुआ, लेकिन यहां पर अनिषेक जनन हुआ, ठीक है। अनिषेक जनन हुआ जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अनिषेक जनन हुआ, ठीक है। और ये जो अनिषेक जनन है, मैंने बताया कि अनिषेक जनन से क्या होगा, एक 16 गुणसूत्री वाली संरचना आएगी F1 पीढ़ी में, जिसको आपकी क्या, नर मक्खी, ठीक है। मेल भी जिसको बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। ये आपकी ड्रोन है और ये क्या है, ये है मादा मक्खी। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है किसमें, मधुमक्खियों में, ठीक है, ठीक है। बताओ भाई, सर जी रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं कर रहे, अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो हम बोल देंगे भैया, ठीक है, शो करने लगेगा, अभी हम जाके तुरंत बोलते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। मैथुन के दौरान पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या है, ये पता नहीं क्या पूछो यार, तो इसको समझाता है कलाई टूरिस्ट, है ना। जाके भैया मादा जनन वाला चैप्टर पढ़ लो, वहाँ पर सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो बिना निषेचन के ये अनिषेक जनन हुआ। अनिषेक जनन मतलब क्या होता है, यहां पर निषेचन हुआ, ठीक है। निषेचन के दौरान मादा मधुमक्खी बनी, ध्यान से देखो, ठीक है। निषेचित अंडे से निषेचित अंडे से मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है, ठीक है, होता है। और प्यारे बच्चों, और अनिषेचित अंडे से, और क्या है, अनिषेचित अंडे से नर मक्खी का निर्माण होता है, ठीक है। अनिषेचित अंडे से क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अनिषेचित अंडे से नर मक्खी का, ठीक है, नर मक्खी का निर्माण होता है। डन। बताओ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बोलो भाई, बोलो, यहां तक सारे टॉपिक, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। बताओ, चलो क्लियर है भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का, बताइए बताइए, ठीक है। सर आज की दुनिया में 100 फैन है, तो अगर आप एक फैन हैं तो मैं हूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, है ना। अक्षय बेटा कमेंट ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ मधुमक्खी काटता है तो क्यों फूल जाता है भैया, फूल जाता है ना, वो कुछ केमिकल्स को सीक्रेट कर देता है जिसकी वजह से फूल जाता है, ठीक है। चलो, है ना, कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, और भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना। चलो प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि को आप लोगों ने समझ लिया, बताइए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को हमने उम्मीद है शायद पढ़ाया नहीं था, और पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। उत्परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। चलिए, तो सभी लोग तैयार हो जाइए अपने उत्परिवर्तन को पढ़ने के लिए। अब उत्परिवर्तन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज म्यूटेशन, यस सर। अच्छा, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, ठीक है सर, हम आपके फैन हैं, बहुत अच्छा। चलो भैया, ये लो आगे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि लिख रहे हैं सर, हम लिखने दीजिए, है ना। लिख लीजिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ सर, अगुणित का मतलब उस जीव के शरीर में जितनी कोशिका वो अगुणित है क्या, ओ भाई, अच्छा। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग द्विगुणित और अगुणित का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या, ये बताइए, ये बताइए, क्या आप लोग द्विगुणित और अगुणित का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या, ठीक है, बताइए, है ना, है ना। देखो, इसमें एक बच्चा कह रहा समसूत्री विभाजन क्या होता है ना, है ना। फार्मी कमला बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है समसूत्री विभाजन क्या होता है। अब देख लो, यहाँ पर इनको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं पता है, ठीक है। इनको अगुणित और द्विगुणित नहीं पता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं कैसे बताऊं, ठीक है, ठीक है। चलो, है ना। रुक जाओ फिर, रुक जाओ बच्चों यार, इन लोग को समझाना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग से फिर पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। रुक जाओ, म्यूटेशन पढ़ने से पहले अब तुम यही टॉपिक को समझ लो।
देखो समझाए दे रहे हैं, उम्मीद है समझ जाओगे, है ना, क्योंकि हम जब समझाते हैं तो सबको ही समझ जाता है। ये एक इंसान है, मान लो बेटा तुम हो ये, है ना, तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा नाम है राजू, ये हमारे राजू जी हैं, ठीक है। राजू के अंदर जितने गुणसूत्र हैं, जितने भी गुणसूत्र हैं, वो है क्या, वो है 46 क्रोमोसोम, ठीक है भाई, ठीक है, 46 गुणसूत्र। तो हम इसको इसको हम बोलते हैं कि द्विगुणित है, 46 को बोलते हैं द्विगुणित, ठीक है। 46 को क्या हमने बोला, यहां पर लिख लो, 46 को बोलते हैं द्विगुणित, और इसको इंडिकेट करते हैं 2n क्रोमोसोम से। कितने से, 2n क्रोमोसोम से, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब गुणसूत्र तो 46 है। अब इस गुणसूत्र से प्यारे बच्चों एक कोशिका थी, जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर शुक्राणु का जब निर्माण हुआ, तो शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो शुक्राणु में कोशिका कितने आए, शुक्राणु में गुणसूत्र आए, ये क्या है, ये आपका 2n है, और शुक्राणु में गुणसूत्र आए इसके आधे, यानी कि n 46 था, तो 23 गुणसूत्र सिर्फ शुक्राणु में इसके हैं। इसका, इस राजू का जितना स्पर्म है, इस राजू का जो शुक्राणु है, उसके अंदर 23 गुणसूत्र ही है। ध्यान से सुनना, ये है द्विगुणित, ये है द्विगुणित, लेकिन जो शुक्राणु है वो कैसे हैं, वो आपके अगुणित हैं। और अगुणित को इंडिकेट करते हैं n से, द्विगुणित को इंडिकेट करते हैं 2n से, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है, ठीक है। इसी तरह से मादा में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, है ना। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के बच्चे, बिना निषेचन के, इसमें कोई निषेचन नहीं हुआ है, ये अंडाणु है, अंडाणु, और इसी अंडाणु ने सीधे नर मक्खी का निर्माण कर दिया है बिना निषेचन के, ठीक है। और यही से मादा मधुमक्खी तो होती है, वर्कर भी इसी का तो निर्माण होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगुणित, ये हो गया आपका द्विगुणित। बताओ बेटा, अब समझ में आया, बताइए अब समझ में आया, है ना, बताओ, है ना। अगुणित, देखो अगुणित कोशिकाएं क्या है, तो अगुणित कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं, तो अगुणित कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं, कौन सी भैया, वे वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर अनिषेक रिप्रोडक्शन क्या, अनिषेक रिप्रोडक्शन बता दिया ना, है ना, ठीक है। जिसमें किसी भी द्विगुणित कोशिका में, ठीक है, जिसमें किसी भी प्यारे बच्चों द्विगुणित कोशिका में, किसी भी द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, जो द्विगुणित कोशिका है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है ना। इसमें गुणसूत्र जैसे मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46, और अगर इसके गुणसूत्र आधे हो जाएंगे 23, तो ये हो जाएगा n मतलब अगुणित, ठीक है। 46 है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2n इंडिकेट करते हैं। ये क्या है, ये है आपका द्विगुणित है, ठीक है। बताओ समझ में आया, समझ में आया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा ना, तो तुम्हें पूरा चैप्टर 1 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर ही क्या हो रहा है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ही 2n कहीं n लक्षण ऐसे ही आ जा रहे हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर के अंदर ही प्यारे बच्चों लक्षण का जो आवागमन है वो ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। भैया ये वाला नहीं लिखेंगे पता है, हाँ बिल्कुल, आप इसको मत लिखिए, है ना, आप इसको मत लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अगुणित कौन सी कोशिका होती है, अगुणित कोशिका मनुष्य की कौन है, ठीक है, मनुष्य की अगुणित कोशिका कौन है, ठीक है। मनुष्य की अगुणित कोशिका कौन है, तो मनुष्य की अगुणित कोशिका सिर्फ 2 है, एक है शुक्राणु, है ना, शुक्राणु कामा अंडाणु, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या है, वो है मनुष्य की अगुणित कोशिका, ठीक है। मनुष्य की अगुणित कोशिका शुक्राणु और अंडाणु है। बताओ भैया, जो नहीं समझ पाए थे समझ गए, बताओ, है ना, ये समझ गए। समसूत्री विभाजन से हुई कोशिकाएं, जिनमें एक बार समसूत्री विभाजन होने पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, समसूत्री विभाजन भी बताना है, हाँ, है ना। म्यूटेशन क्या है सर, अरे रुक जाओ यार, पहले इसको तो पढ़ लो। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के जनन होना नहीं, बिना निषेचन के संतान का उत्पन्न हो जाना, जनक नहीं संतति का निर्माण हो जाना, वही होता है अनिषेक जनन, ठीक है। रानी मक्खी का निर्माण कैसे हुआ, प्यारे बच्चों, रानी मक्खी तो मादा ही है ना, मादा मधुमक्खी है, इसी से होता है रानी मक्खी। मादा मधुमक्खी ढेर सारी रहती है, ठीक है, ढेर सारी, ये सभी वर्कर होती है, वर्कर भी होती है, ठीक है। इसी में से एक रानी मक्खी बन जाती है, बाद में इसी में से क्या होती है, एक रानी मक्खी बन जाती है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। ये टॉपिक आपका पता है, ये टॉपिक आपका 10th का है, 10th के अंदर ये सारे टॉपिक समझा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हो, प्रश्नोत्तर तरीके से पढ़ने वाले हो बच्चे, तो ये सब टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और तुम अभी तो रुको, ये तो खैर कुछ नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं है बच्चे, ये तो अभी तुम 12th में हो, सोचो। और 12th में मैं बहुत मतलब बहुत अच्छा तुम लोग को मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ मैं पढ़ाने आया हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मैं तुमको अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जैसे तुम आगे जाकर के तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, इसी पढ़ने को मिलेगा, समझो चाहे ना समझो, नहीं समझोगे भगा दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा इधर किए तुरंत भगा देंगे, मारेंगे ऊपर से, है ना। तो कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई ऐसी ही होगी, तुमको ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यही फॉर्मेट होता है पढ़ाने का,
समझ रहे हो ना, प्रश्नोत्तर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। इतना पढ़ा दो कि बच्चा खुद से प्रश्नोत्तर बना ले, लेकिन आपका पढ़ाने का फॉर्मेट पहले से ही 1 से ही कक्षा 10 तक ऐसे नहीं चला, या प्रश्नोत्तर पढ़ाते थे बस और कुछ पढ़ाते नहीं थे, तो दिमाग वैसे चल रहा है। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा सा वेल डेवलप करिए आप सभी लोग। ठीक है, और जीवन में अगर आगे निकलना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो वो वाला फॉर्मेट बिल्कुल भी मत पढ़िए, समझ रहे हैं। चलिए, क्लियर हो गया। ऐप पर टेस्ट प्यारे बच्चों चैप्टर 1 का पढ़ चुका है, आप सभी लोग जाकर के चैप्टर 1 का टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि क्या है, उसका सापेक्ष में वर्णन की, तो आपको यही सब वहां पे लिख देना है और ये चार्ट जरूर बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, उत्परिवर्तन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, समझ लो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। डीएनए के अनुक्रम में अचानक से होने वाले बदलाव को उत्परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्परिवर्तन का। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए के अनुक्रम में जो होने वाला बदलाव है उसी को बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, है ना। जब डीएनए के अनुक्रम में बदलाव होगा, ध्यान से सुनना, जब डीएनए का अनुक्रम आपका बदलेगा, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब प्यारे बच्चों जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो डीएनए अनुक्रम में बदलाव के परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है, इस चीज को लिख लो। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, अगर आप है ना ऐसी बात है तो। ठीक है ना, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब उसमें बदलाव होता है उसके परिणाम स्वरूप प्यारे बच्चों, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव के परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है, तो जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है। ठीक है, बदलाव आ जाता है ना। सर मेरा 20 रुपये का सिक्का खो गया, वाह क्या बात है ना। एक बच्चा अगर डीएनए क्या होता है सर, वाह, है ना। 10th में डीएनए नहीं पढ़ाया गया क्या, पढ़ लो, और तुम लोग पढ़ लो ऐसे ही, क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट, प्रश्न उत्तर का फॉर्मेट पढ़ लो ऐसे, ऐसा होता है ना। ऐसे तो तुम्हें प्रश्न उत्तर पढ़ा दिया हो गया, बस डीएनए क्या है रटवा दिया गया, समझाया तो कोई गया नहीं, है ना, समझाया तो कोई गया नहीं, समझ लो यहाँ वहां से। ठीक है, अगला चैप्टर आएगा डीएनए का, वहां तो हवा ही नहीं लगेगी अगर तुम डीएनए नहीं पढ़े रहोगे तो पहले से, है ना। इसीलिए 10th में डीएनए है। ठीक है, 10th में वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल भी है, समझ। 10th की बायोलॉजी हल्के मत लेना, 10th की बायोलॉजी बहुत हल्के में ले लिए। एक स्पेशल टीचर होता है बायोलॉजी का, स्पेशल टीचर, समझ रहे हो ना। पर्टिकुलर एक ऐसा टीचर होगा जो सिर्फ क्लास 10th की बायोलॉजी को पढ़ा रहा होता है, समझ रहे हो ना। एक ऐसा टीचर जो सिर्फ पूरा फोकस करता है 10th की बायोलॉजी पर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ओनली वन टीचर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता है। ठीक है, ओनली वन टीचर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता है। ठीक है, ओनली वन टीचर सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिक्स पढ़ाता है। किस क्लास की, 10th की, सिर्फ 10th की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, साइंस के 3 टीचर होते हैं, समझ रहे हो, है ना। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना बना के दिखा देते हैं, ऐसा संरचना आपने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, ये देखो, यही है डीएनए, ये है डीएनए, ये संरचना आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं देखा ही नहीं होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं। ये है डीएनए। ठीक है, तुमसे ऐसे बोला गया, ऐसे एक प्रश्न लिखा गया, डीएनए क्या है। ठीक है, बस इसके बाद नीचे उसने क्या किया, इसने उत्तर लिखा, और उत्तर में क्या लिखा, डीएनए का पूरा नाम, है ना, डीऑक्सी, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, बस ये आपको ये फॉर्मेट में पढ़ा दिया गया, और जब मैं वहां पे देखता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ये देखो, इतना पढ़ाने के बाद तुम्हें क्या जानने को मिलेगा, कुछ नहीं। क्या जानने को मिलेगा, ये तो तुम्हें सिर्फ रटाया गया है ना, ये तो फॉर्मेट सिर्फ रटाने वाला है,
तुमको मैंने रटा दिया, है ना, और तुम भी गाने लगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है केंद्रक में पाया जाता है क्वेश्चन, बस हो गया खत्म, एक दो फोटो लगा दिए, हो गया, जाओ। तुम्हें वास्तविकता में तो बताया नहीं गया, तुम्हें वास्तविकता में समझाया तो गया नहीं। अब समझा कैसे सकते हैं, जब वो स्पेशली इसी को पढ़े हो तो समझाए ना, जब वो स्पेशली इसको पढ़े ही नहीं होते तो कैसे समझाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, कभी भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों, 12th में पढ़ रहे हो, 12th में, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ध्यान रखना, पढ़ने का मतलब एग्जाम पास करना नहीं है आपके, ठीक है, कि बस आप एग्जाम पास कर लो अच्छे नंबरों से, ठीक है। पढ़ने का मतलब है कि लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आप सीख रहे हैं ना, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो वेल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो बाकी 12th पास होने के बाद इधर उधर टहलते रहोगे, फिर कोई पूछेगा भी नहीं आपको, ठीक है। 12th पास होने के बाद कभी इसके पास जा रहे होगे, कभी उसके पास जा रहे हो, कभी इससे पूछोगे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। कभी उसके पास जाओगे, सब अपने अपने बारे में बताएंगे, सब डिमोटिवेट होगे, उदास होगे, यहाँ टहलते रह जाओगे, ठीक है। ठीक है, इसलिए इतने कैपेबल बनो, आपकी लर्निंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतना आपने सीखा है कि आप उसे सिखा सको, आप उसे बता सको, ठीक है, आपके अंदर लगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए क्या, इसलिए अधिकतर बच्चे ना बिहार बोर्ड के, जब मैं अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, आपकी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो वहां पे जब मिला बच्चों से, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों से मिला, तो उन ग्रेजुएशन वाले बच्चों का जो लेवल है वो प्यारे बच्चों 11th और 12th वाले बच्चों जैसा है, 11th और 12th वालों जैसा। सोचो 11th और 12th के बच्चे जो सीबीएसई के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके जैसा यहाँ का हिंदी मीडियम का बच्चे तो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका लेवल है, ठीक है, समझ रहे हो। बस इसी तरह पढ़ाया गया ही है सर जी, हर जगह ऐसे ही पढ़ाया गया है हमको, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर भी सर ऐसे ही पढ़ाते थे, क्वेश्चन आंसर रटाते थे, बोलते थे एग्जाम में पास हो जाओगे। यही तो गलत फॉर्मेट है ना, यही तो गलत फॉर्मेट है ना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है सिखाना प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है सिखाना, ठीक है। और अगर तुम सीखोगे नहीं ना, अगर तुम्हारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी नहीं रहेगी ना, तो प्यारे बच्चों बहुत दिक्कत होगा आगे जाकर के। और अगर तुम चाहते हो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों ये फॉर्मेट में पढ़ाने की, ये तो सबसे सिंपल फॉर्मेट है, क्वेश्चन बैंक उठाऊंगा, क्वेश्चन टाइप करवा लूंगा, आगे तुमको पढ़ा के निकल जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर, आप ऐसे ही पढ़ाइएगा, हम लोग को रटाया गया है, समझाया नहीं गया है, ठीक है बच्चों। मुझे ये फॉर्मेट में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। जो कोई, मैं एक दिन अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक बहुत फेमस चैनल है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ का एक टीचर है, वो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वो क्लास 11 की बायोलॉजी शुरू कर दिया, और वहाँ पर लिखा था प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा को पढ़ा था, प्रोटिस्ट 3 बार उसी में अटका, पढ़ नहीं पाया उसको, ठीक है, ठीक है। फिर उसको पढ़ रहा प्रोटिस्ट, हाँ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट ऐसे बोल रहा था, ठीक है। इस तरह सर मेरे 10th के टीचर टोटल सब्जेक्ट पढ़ाते थे और सब चौपट कर दिए है ना। ऐसे नहीं होता है बच्चों, ऐसे ही होता है, ठीक है। तुम्हें उस समय नहीं समझ में आया, उस समय बड़ा मजा आया, लेकिन अब आगे चल के समझ में आया, है ना। अभी नहीं, अभी तो आंखें खुल गई, बहुत अच्छी बात है, आगे जाओगे तब समझ में आएगा कि कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, बस लाइन में लगे रहो, लाइन में खड़े हो जाओ, बस कुछ पता नहीं। अब वो लाइन लाखों की है, 10 लाख 20 लाख बच्चे उसी लाइन में खड़े हैं, तुम भी खड़े हो जाओ सबसे पीछे, है ना। चलो चलो भाई, हाँ। अरे कई बार अटका, इसी प्रोटिस्ट 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 बार कर रहा था। मैं कह रहा भैया तुम इतिहास पढ़ाने वाले टीचर, हाँ, इतिहास पढ़ाने वाले टीचर बायोलॉजी पढ़ाने आओगे तो प्रोटिस्ट तो करोगे ही ना, है ना। तुम्हें बायोलॉजी का अभी तक नहीं पता है ना, तुम रट के आए, पैनल में सब लिखा हुआ है, पढ़ रहे हो प्रोटिस्ट डीएनए का पूरा नाम, ऐसे पढ़, डीएनए का पूरा नाम। अब बच्चा वहां पर देखा, 35,000 बच्चा देखा हुआ था उस वीडियो को, हाँ? मैं बोला 35,000 बच्चा क्या करेगा आगे जा करके, वो भी ऐसे ही पढ़ेगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज, वो भी ऐसे ही बात करेगा, उसका भी चौपट, है ना, उसका भी चौपट हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कि कोई भी जो चीज, जो देखो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट मैटर होता है, ठीक है, वो एक स्पेशली पर्सन होता है, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बता रहा है ना, समझ रहे हो ना। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, सबको नहीं कह रहा हूं, है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग को देख करके उसी में एडमिशन ले ली, जरूरी वहाँ पे अच्छा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन डेमो ले लो, जाके देख लो, क्योंकि सब चीज टोटली डिपेंड करता है उस टीचर, उस फैकल्टी के ऊपर प्यारे बच्चों, ठीक है। गजब बेइज्जती नहीं है, गजब जानकारी है, ठीक है ना सर। प्रोटिस्ट नहीं होता, प्रोटिस्टा होता है प्यारे बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। सर जी नेम दीजिए, कौन सा यूट्यूब चैनल है। अरे वो है यूट्यूब चैनल, आप लोग देखना, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मैं बोलूंगा नहीं यार, तुम लोग अभी ना फालतू में वो करवा दोगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी ये फॉर्मेट दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मेट है यार, हैं, ये फॉर्मेट में पढ़ाओ, कह दो लिख लिख के पूरा पढ़ा डालो, या फिर ऐसे पीडीएफ बनाओ, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी भाई, ठीक है। 10th बायोलॉजी को अगर मैं आज भी एनसीईआरटी खोलता हूँ ना, तो आज भी मुझे नहीं लगती है, नहीं लगती, नहीं, समझ रहे हो ना। आज सोचो 7-8 साल होने के बाद भी, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उससे कुछ सेलेक्टेड चीजें उठा के उसी को पूरे साल हमेशा रिवाइज करवाते रहते, खत्म जाओ, है ना। इसलिए प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर जो मोटिव है, पर्टिकुलर जो एजुकेशन है, पर्टिकुलर जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वो एक पर्टिकुलर इंसान है, नॉट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट नहीं अच्छी होती कभी, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट कभी अच्छी नहीं होती, पर्टिकुलर एक इंसान होता है वहां पर जो रह रहा है, वहां पर जो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो किसी को देख के कोई बहुत भारी इंस्टीट्यूट वहां पर जाकर एडमिशन मत लो, ठीक है, कभी मत लेना, आगे भी मत लेना, आगे भी मत लेना, ठीक है। चलो, तो ये होता है उत्परिवर्तन। मान लो ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में फोकस करते हैं पढ़ने पर। इस डीएनए में ये सभी देखो ग्रीन से हैं, ठीक है, सभी ग्रीन से हैं, नाइट्रोजनस बेस,
लेकिन यहां पर भी ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक पिंक लाइन आ गई, एक पिंक बेस पेयर आ गया, पिंक बेस पेयर आया, आगे बढ़ गया। प्यारे बच्चों यहां पर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहां पर पिंक आ गया, यानी कि इसके अनुक्रम में बदलाव हो गया, इसके अनुक्रम में बदलाव हो गया। जब इसके अनुक्रम में बदलाव हो गया तो इसको दिखना चाहिए था बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह, लेकिन ये दिखने लगा बिल्कुल ऐसे। ये देखो, ये दिखने लगा बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसको होना चाहिए ऐसे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तुम लोग जो वर्ड बोलते रहते हो ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं, किन्नर कैसे होता है, यही है सब, ठीक है। ये क्या है, ये एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल है। एब नॉर्मल मतलब खराब है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये कह रहा है सर एप्लीकेशन पे नाम ले सकते हैं, ठीक है सर, आपके पढ़ाने का स्टाइल सबसे अलग है, यू आर बेस्ट। हाँ यार भाई, है ना, बहुत अच्छा यार, ठीक है। तो ये होता है आपका उत्परिवर्तन, यानी कि जो है म्यूटेशन, ठीक है। चलो भाई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बताओ, ठीक है। तो उत्परिवर्तन से डीएनए में विविधता होती है, ये चीज याद रखना। क्या याद रखना है, उत्परिवर्तन से डीएनए में क्या होती है, विविधता होती है, ठीक है। उत्परिवर्तन से डीएनए में विविधता यानी कि वेरिएशन होता है, नॉट वेरिएशन, डाइवर्सिटी होता है। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए आपके बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। उत्परिवर्तन पुनर्योजन से भी होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। चलो भैया, भूख लग रही है, छुट्टी दे दीजिए, टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या, दिखाओ भाई, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, बस हो गया, ठीक है। जो उत्परिवर्तन को करते हैं, ठीक है, जो जिसके कारण से उत्परिवर्तन हुआ, जो उत्परिवर्तन को करते हैं उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं। यानी कि जो म्यूटेशन को करते हैं, ठीक है, जो म्यूटेशन को करेंगे, जो उत्परिवर्तन को करेंगे, मान लो बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो कि यहां पर जो ये पिंक कलर लाया है, कौन लाया है, यहां पर जो पिंक कलर लाया है, ठीक है, मान लो ये किसी केमिकल की रेडिएशन की वजह से हो गया है, ठीक है। रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। जैसे मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये इट्स अ वेरी रेडिएशन जोन, ठीक है, इट्स अ हाई रेडिएशन इन दिस प्लेस, बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है। वाई बिकॉज एंड दिस इज द रिमोट एंड रिमोट इज कनेक्ट विथ एसी, ठीक है। इससे रेडिएशन निकल रहा है, इससे विकिरण निकल रहा है, ठीक है। ये मेरा फोन है, इससे भी रेडिएशन निकल रहा है ढेर सारा, ठीक है। ये क्या है, ये भी फोन है, इससे भी रेडिएशन निकल रहा है। ये क्या है, ये इसका बोर्ड का वो है, रिमोट है, इससे भी रेडिएशन निकल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज से हम लोग कनेक्ट है, इंटरनेट, ये फाइबर, ठीक है, ये कैमरा, ठीक है, उससे भी रेडिएशन निकल रहा है। और इस आसपास यहाँ पर बहुत ढेर सारा रेडिएशन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी सेल्स को पता चल रहा है, हमारी कोशिकाओं को पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है, ठीक है। हमारे टीचर सर अच्छे नहीं थे, कोई अभी है, अभी मौका है, ठीक है, अभी समय खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी समय है, बदल जाओ। ये आपके फोन से बहुत ढेर सारा रेडिएशन निकलता है, फोन आपका हीट हो जाता है ना, तो वो तो रेडिएशन, तो रेडिएशन की वजह से ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे, इस रेडिएशन को बोलेंगे उत्परिवर्तन जन। क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन जन, ठीक है। जो म्यूटेशन, जिसके द्वारा म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, जिसके कारण से म्यूटेशन कॉज होगा उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन जन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक है, ठीक है भाई। चलो क्लियर हो गया सब कुछ, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सर टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इट्स पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप रेडिएशन को पढ़ना, ठीक है ना। चलो भाई, एक फोन दे दीजिए सर। अच्छा, अरे भाई मतलब यार, अभी मेरे को काम रहते हैं डबल फोन का, है ना, मतलब जब ज्यादा होंगे तब ले लेना, ठीक है। चलो, उत्परिवर्तन के प्रकार यदि देखें, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। उत्परिवर्तन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार, ठीक है। उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला, जिसको बोलते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन। देखो, उत्परिवर्तन जो होगा, जो म्यूटेशन होगा, तो दो प्रकार का होगा, ठीक है। गुणसूत्री उत्परिवर्तन, ठीक है। यानी कि ध्यान से सुनना कि गुणसूत्रों में, गुणसूत्र जाने हो ना, गुणसूत्रों में, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है, गुणसूत्रों में होने वाले, ठीक है, गुणसूत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्री उत्परिवर्तन, मान लो ये गुणसूत्र है और ये यहां पे गुणसूत्र पे क्या है, ये सब जीन है, ये जीन स्थिर है, सभी जीन है, ये देखो, ये बिल्कुल जीन समान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन के दौरान क्या हुआ, एक जीन ये वाला आ गया, एक जीन ये दूसरे कलर का, रेड कलर से कर देते, एक जीन ये रेड कलर से आ गया, बाकी सब जीन है,
बाकी सब जीन सेम है, और यहाँ पर भी एक रेड कलर से आ गया गुणसूत्र के अंदर, ठीक है। बाकी सब जीन सेम है, बाकी सब जीन क्या है, तो बाकी सब जीन आपके सेम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये प्यारे बच्चों ये क्या है पूरा, ये है आपका क्रोमोसोम, ये क्या है, ये आपका गुणसूत्र है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गुणसूत्र है, और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों आपका क्रोमोसोम म्यूटेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है। जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया, गुणसूत्रीय म्यूटेशन हो गया, तो इसको कॉज कौन किया, किसके द्वारा हुआ, इसका म्यूटाजेन क्या है, तो इसका म्यूटाजेन कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, कोई रेडिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सर बाय, मम्मी खाना खाने को बुला रही है, अच्छा टाइम हो गया, छुट्टी दे दीजिए। चलिए, तो एक है क्या आपका, एक है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। एंड कल हम लोग बात कर लेंगे जीनी उत्परिवर्तन के बारे में, ठीक है। दूसरे उत्परिवर्तन के बारे में फाइनली कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, चलो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा और समझा, बहुत से टॉपिक्स को जाना समझा। चलो भाई, है ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस, ठीक है। चलो, हाँ, बहुत ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों के मन में यदि कोई डाउट है, ठीक है, या आपकी अदर टॉपिक है, अदर टॉपिक है, ठीक है, आपके मन में यदि कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे मेरे बच्चे, बताओ, ठीक है। क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है सर, टाइम सर बहुत हो गया, सर बहुत हो गया, ठीक है। चलो छुट्टी दे रहे हैं भैया, चलिए जिसको जाना है अब आप जा सकते हैं, अब आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बाकी कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, आपके मन में कोई डाउट है तो उसको बताइए, उसका जवाब दे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यस डीएनए का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। आरएन डीएनए का मतलब क्या होता है, प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट आरएन डीएनए, आरएन डीएनए कहां पर है, ठीक है। आर डीएनए होगा, राइबोसोमल डीएनए होगा या तो, चलो भैया आप किस कोचिंग से पढ़ते थे प्लीज बताइए, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, कोटा के अंदर पढ़ाई की है, क्लास जो है 12 बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन, मैं की जो कोचिंग है, ठीक है, जिसका नाम है ALL से उसका नाम शुरू होता है, ठीक है। उसी के अंदर मैंने 2 साल पढ़ाई की है, मेन कोटा के अंदर, मेन उसकी बिल्डिंग जो है आपकी वहाँ पे रह करके पढ़ाई, 3 टीचर थे उस समय, वो इसी कोचिंग के अंदर पढ़ाते थे, ठीक है, और अभी भी पढ़ा। सर यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें यूपी बोर्ड के बच्चे, है ना, हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था यूपी बोर्ड वालों को एडमिशन के लिए, तो कई बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के भी एडमिशन लिए हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है, वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बताओ भैया, क्लियर है, कमेंट जा रहे हैं ना, हाँ चलो, साउंड प्रॉब्लम है ना, नहीं नाम नहीं, तो कोचिंग का नाम है ALL, है ना, लास्ट में एन है ना। चलो, डीएनए का स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, हाँ आता है। जीन क्या होता है सर, देखो आज फिर एक बच्चा पूछा जीन क्या होता है। प्यारे बच्चों मान लो ये डीएनए है ना, डीएनए, इस डीएनए का एक छोटा सा खंड, इतना खंड तुम लोग ले लोगे, उसमें कुछ संरचना है, उसी को बोलते हैं जीन। डीएनए का छोटा खंड जीन कहलाता है, ठीक है ना। लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे, ठीक है सर। मुझे आपसे ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी है सर, आपसे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, वेट मुन्ना वेट, थोड़ा सा रुक जाओ, अगला चैप्टर है डीएनए आरएनए, ठीक है, वहां नींद मत आने लगना, ठीक है, वहां पर पढ़ाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज आप सभी लोगों से विदा लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू, ठीक है।